तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग रिवीजन है ना, आ रहा है लिखा हुआ सामने, आपको Yes, दिखाई sir. पड़ रहा होगा। Yes, sir. यस सर। तो अब आप लोग अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए और कोई बात होगी तो रेज हैंड कर लीजिएगा। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग रिवीजन में अच्छा नीलेश सोनी आए हुए हैं क्या आज? नीलू नीलेश सोनी क्लास में हैं? अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आए हैं ना, अभी ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो तो देखिए इसमें प्रॉब्लम 1 में पहले ले रहा हूँ। क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं लगभग, जैसे डिजाइन इज सुटेबल जर्नल बियरिंग, है ना। अब जर्नल बियरिंग आ गया, इसका मतलब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो गया, है ना, रोलिंग कॉन्टैक्ट नहीं है। जर्नल बियरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, स्लीव बियरिंग, ये सब एक ही चीज के नाम है। तो डिजाइन इज सुटेबल जर्नल बियरिंग फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये एप्लीकेशन हो गया। सेंट्रीफ्यूगल पंप एक एप्लीकेशन है ना। कंप्रेसर एक एप्लीकेशन है, टरबाइन एक एप्लीकेशन है, आईसी इंजन एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के हिसाब से भी कभी कभी हमें डाटा बुक्स में डाटा गिवन होता है कि इस एप्लीकेशन के लिए इतना विस्कोसिटी या इतना ZN/P होना चाहिए। ZN/P मतलब या μNS/P जो होता है वो बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होती है ना। तो उसमें डाटा होता है कि काफी सारी चीजों का डाटा होता है। क्लियरेंस रेशियो इतना होना चाहिए, है ना, ZN/P या μNS/P इतना होना चाहिए। या आपका और भी डाटा हो सकता है कि प्रेशर की लिमिट इस रेंज में होनी चाहिए, दिस मच न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू दिस मच न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो रेडीमेड डाटा मिल जाता है एप्लीकेशन से, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि क्वेश्चन में डाटा गिवन है या कभी कभी डाटा भी गिवन होता है, एप्लीकेशन भी गिवन होता है, कभी कभी केवल एप्लीकेशन गिवन होता है, डाटा आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा सारा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जो वर्ड यहाँ लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एप्लीकेशन के बेस पर आपको डाटा अज्यूम करना पड़ जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग अवेलेबल डाटा, यहाँ डाटा दे भी दिया है कि लोड जो है वो 13.5 किलो न्यूटन है ना। डायमीटर ऑफ द जर्नल 80 मिलीमीटर है, स्पीड 1440 RPM है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर एट द वर्किंग टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस पर 30 है ना। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कितना है? 30 है। वेयर Z इज इन kg पर मीटर सेकेंड एंड N इज इन RPM। देखो ये जो ZN/P की जो वैल्यू होती है ये यूनिट के हिसाब से ये है तो डायमेंशनलेस नंबर, है ना। ZN/P जो है वो है तो डायमेंशनलेस नंबर, लेकिन यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे ZN/P यदि 30 है तो Z किस में लिया गया है? kg पर मीटर सेकंड में लिया गया है। तो ये हर ऑथर का अलग अलग होता है। जैसे खुरमी की बात करें तो खुरमी ने क्या किया कि विस्कोसिटी को लिया है kg पर मीटर सेकंड में, है ना, और RPM इसको लिया है रिवॉल्यूशंस पर मिनट में, रोटेशन, ठीक है। और भंडारी ने क्या किया है? भंडारी मैं थोड़ा सा बोर्ड के माध्यम से आपको बताता हूँ। लेट आई एम टेकिंग शेयरिंग। तो थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 2 कॉलम बना देता हूँ। एक कॉलम खुरमी क्या कहता है और एक कॉलम भंडारी क्या कहता है ना, दोनों ही राइटर हैं। हम ज्यादातर भंडारी फॉलो करते हैं। तो भंडारी में हमने जो भी आपको बताया है तो उसमें हमने बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक को आपको बोला था कि μNS/P है। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? μNS/P है। यहाँ पे म्यू विस्कोसिटी है, NS जो है वो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में है। NS का जो यूनिट है वो क्या है? रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। और इस म्यू का यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर mm²। भंडारी इन 2 बातों पे लेके चला है कि RPM की जगह उसने RPS लिया है और म्यू को उसने न्यूटन सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर में लिया है। खुरमी ने क्या किया है? ZN/P कैरेक्टरिस्टिक नंबर उसने बोला है, हमने बोला है μNS/P। देखो टर्म वही है, म्यू विस्कोसिटी है, यहाँ Z विस्कोसिटी है।
यहाँ NS रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, यहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट ले लिया उसने, और यहाँ पे उसने जेड की जो यूनिट ली है वो उसने ले ली है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में लिया है। भंडारी ने मिलीमीटर स्क्वायर में लिया, इसने मीटर स्क्वायर में लिया है। ठीक है, तो अब न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकंड, ये दोनों एक ही बात होती है, सेम चीजें हैं ये। केजी पर मीटर सेकंड आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जेड एन वाई पी की वैल्यू 30 दी है, तो अब आप ये देखो पहले कि क्या इसकी वैल्यू 30 है या इसकी वैल्यू 30 है ना। जेड एन वाई पी उसने दिया है, करेक्टरिस्टिक नंबर 30 है। क्वेश्चन पढ़ें जरा दोबारा से। तो क्वेश्चन में लिखा है जेड एन वाई पी इज 30 वेयर जेड इज इन केजी मीटर पर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड मतलब ये वाली यूनिट, और एन आरपीएम है। तो उसने इसको यूज किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 दी हुई है हमें क्वेश्चन में। तो यदि हम भंडारी के बेस्ड हैं तो इसका मतलब यदि इन यूनिटों में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10 टू द पावर 6। ये 60 10 टू द पावर 6 का जो फैक्टर आता है वो इसलिए आता है कि जो आरपीएम होती है उसको तो हम पर सेकंड के लिए 60 से भाग कर देते हैं, है ना। तो 30 में 60 का भाग लगा दिया आरपीएम को, और जो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है और ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 10 टू द पावर 6 का ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो 60 बाई 10 टू द पावर 6 का जो फैक्टर है वो इसमें डिवीजन करना पड़ता है। तो यदि खुरमी के हिसाब से ये उसकी लिमिट है तो भंडारी के हिसाब से ये लिमिट है 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू द पावर 6। करेक्ट। तो अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप ये वाली यूनिटों पे काम कर रहे हैं तो ये वाली यूनिटों पे कर सकते हैं, किसी भी यूनिट पे काम कर सकते हैं। तो पट्टी क्या करता हूँ। क्वेश्चन है कि आपका सबको म्यूट कर देता हूँ। अब सब म्यूट हो जाएगा, म्यूट आओ। चलिए, तो अब देखो फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने आपको बताया है पेट्रोफ का 2 पाई स्क्वायर आर बाई सी म्यू एन एस बाई पी, यही है ना पेट्रोफ का फॉर्मूला फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट निकालने का। ठीक है, एक फॉर्मूला। मैकी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 19.7 आर बाई सी म्यू एन एस बाई पी प्लस के एफ, एक कांस्टेंट है। ये पेट्रोफ का है, ये मैकी का है ना। तो कोई अंतर नहीं है, यदि आप 2 पाई स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 19.7 मिल जाएगा, है ना। वही फैक्टर है ये, पाई की वैल्यू 3.14 लेके आप सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। तो पेट्रोफ और मैकी में फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक ये कांस्टेंट के एफ जुड़ जाता है, और के एफ की वैल्यू जो जनरली ली जाती है वो 0.002 ली जाती है ना, ये फिक्स है। पर्टिकुलर एल/डी रेशियो में, जिस रेशियो में हम लोग काम करते हैं, है ना, 0.5 से लेके 0.8 से लेके 2.8 के बीच में एल/डी रेशियो हो तो के एफ की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो इसमें जो यूनिट्स हैं वो यूनिट पे आप ध्यान दो, इसमें भंडारी की यूनिट चल रही है, यानी कि म्यू जो है वो न्यूटन सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर में यूज है, और एनएस जो है वो रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में यूज है। तब हमारा फैक्टर कितना है 19.7 फैक्टर। ठीक है, यदि इसको हम खुरमे की बुक से देखें तो वहां जो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला जरा सा हम बोर्ड पे लिखते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाए आपका। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 8 R बाई सी, है ना। अब R बाई सी को D बाई सी भी लिख सकते हैं,
आर वाई सी को डी वाई सी भी लिख सकते हैं। देखो आर वाई सी और डी वाई सी आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? जब यहाँ आर आएगा तो ये सी रेडियल क्लियरेंस माना जाता है, तो रेडियस अपॉन रेडियस रेडियल क्लियरेंस, और ये डायमीटर अपॉन डायमेट्रल क्लियरेंस, है ना। ये सी और ये सी अलग है। जब डी के साथ आप यूज करते हैं तो वो डायमेट्रल क्लियरेंस है, रेडियस के साथ आप यूज करते हैं तो रेडियल क्लियरेंस है। ठीक है, तो रेशो में कोई अंतर नहीं आता है, जो आर वाई सी होता है वही डी वाई सी भी होता है। तो खुरमी में उसने डी वाई सी लिखा है आर वाई सी की जगह, नो प्रॉब्लम। और म्यू एन एस बाई पी को उसने लिख दिया जेड एन बाई पी। तो अब उसकी यहाँ पे यूनिट चल रही है न्यूटन सेकंड पर मिलीमीटर स्क्वायर, और एनएस की जो यूनिट चल रही है वो चल रही है रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, है ना। इसकी चल रही है रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे जेड की यूनिट क्या चल रही है? न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर, और एन की यूनिट क्या चल रही है? रिवॉल्यूशंस पर मिनट में। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूले आपस में इक्विवेलेंट हैं। यदि आप इन यूनिटों पे काम कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए, यदि आप इन यूनिटों पे काम कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करिए। और इस 19.7 में यदि आप 60 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 60 इंटू 10 टू द पावर से डिवाइड कर देंगे तो यही वैल्यू आ जाती है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो थोड़ा सा यूनिट्स पे जरूर ध्यान दीजिए, है ना। तो अब जो जरा क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है जेड एन बाई पी, यानी ये थोड़ा सा खुरमी बेस्ड है ना। जेड एन बाई पी कितना दिया है? 30, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ होती है एक, इस ग्राफ में एक तरफ तो हम लेते हैं जेड एन बाई पी, है ना, और एक तरफ हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैकी का ग्राफ कुछ ऐसे करके आता है ना। तो इसमें फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट जैसे जैसे जेड एन बाई पी बढ़ता है वैसे वैसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट पहले घटता है, और घटने के बाद में उसका एक लोअर लिमिट आ जाती है। ये वाला पॉइंट सबसे कम फ्रिक्शन वाला पॉइंट होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो जेड एन होती है उसको के बोलते हैं, है ना, और के मतलब बियरिंग मॉडुलस कहलाता है। तो हमारी बियरिंग यदि के पे ऑपरेट होगी तो ये बड़ा रिस्की जोन होता है ना। के वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही रिस्की जोन होता है, क्योंकि यहाँ पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि हल्का सा भी चेंज यदि विस्कोसिटी में आया, है ना, हीट जनरेशन की वजह से विस्कोसिटी प्लस माइनस होती रहती है। टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी घटती है, टेम्परेचर घटता है विस्कोसिटी बढ़ती है। तो जब विस्कोसिटी घटती बढ़ती है तो इस वैल्यू में चेंजेज आते हैं। तो यदि ये वैल्यू घट गई तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हीट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा, हीट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, है ना, जो फिल्म है उसके बर्निंग की पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो मेटल टू मेटल की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे ऑपरेट नहीं करते हैं। मैकी ने ये बोला कि आप इससे करीब 3 के आगे चले जाओ, 3 के, है ना। ये इस पॉइंट से आगे वाला जो पार्ट है ये पूरा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। तो मैकी के हिसाब से हमें हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन वाले पार्ट में काम करना है, और उसकी जो सेफ लिमिट उसने बताई है वो बताई है कि 3 के आसपास आप काम करेंगे तो मच बेटर है ना, 3 के आसपास। और उसने ये भी कहा कि यदि कहीं पर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है ना, आपके इक्विपमेंट में जहाँ बियरिंग्स लगी हुई हैं वहाँ पे इम्पैक्ट लोड ज्यादा है, वाइब्रेशन ज्यादा है, तो उस केस में ये 3 के वाली जो लिमिट है ये 15 के तक चली जाती है, 15 टाइम्स के, मतलब इस पॉइंट से 15 गुना ज्यादा। तो आपको फिर उसके आसपास वर्क करना चाहिए। लेकिन जनरल एप्लीकेशंस में हमें 3 के आसपास वर्क करना चाहिए, मतलब हमारी बियरिंग के से ज्यादा हो, 3 के आसपास हो, है ना। के और 3 के बीच में होगी तब भी सेफ ही कहलाएगी, है ना। लेकिन के बिल्कुल नजदीक नहीं होनी चाहिए हमारी बियरिंग की ऑपरेशन।
तो यहाँ पर ये दिया है कि ऑपरेटिंग वैल्यू 30 है, तो ऑपरेटिंग वैल्यू 30 है मतलब 3k की वैल्यू 30 है, सो 3k इज 30, सो k इक्वल टू 10, k इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट है, उस पॉइंट पर ZnYP की वैल्यू 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अब हमें क्वेश्चन में जब बियरिंग को डिजाइन करते हैं तो उसमें एक होती है ZnYP मेथड, ZnYP मेथड से डिजाइन करते हैं। तो ZnYP मेथड में हमको इसकी वैल्यू चेक करनी होती है कि अब ZnYP कैसे चेक करें। सबसे पहले इसमें दो ही चीजें आप याद रख लीजिए, एक तो होता है सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, करिए आप पहले सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आपको विस्कोसिटी पता नहीं चलेगी, है ना। अब लुब्रिकेंट के बहुत सारे ग्रेड आते हैं, SAE 10 आता है, SAE 20, और ये कहाँ तक जाता है 70 तक आता है ये ग्रेड, 10, 20, 30, 40, 70 तक ग्रेड्स आते हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट। तो ZnYP को आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले, मतलब चेक कर लीजिए और पहले लुब्रिकेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं जरा, है। तो मैं जिसको स्टॉप शेयर करता हूँ और मैं आपको फिर से वो फाइल दिखाता हूँ जो मेरी वर्ड की फाइल है ना? ये मेरी वर्ड की फाइल है, ये मैंने आपको दिखाया। अब इसमें देखो, क्या हमको कहीं विस्कोसिटी दी हुई है? इसमें कहीं नहीं दी हुई है। डिजाइन सुटेबल जनरल वेरिएंट है ना, ZnYP दिया हुआ है, केवल ZnYP का ऑपरेटिंग वैल्यू दे रखी है 30, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी हो गई 10। तो अब हमें 10 से ज्यादा रखना है, 30 के आसपास रखना है अपने ZnYP को, 30 के आसपास रखना है ना। तो अब हम कौन सा ग्रेड, कौन सा ऑयल यूज करें, ऐसे ही 10 यूज करें, 20 यूज करें, 30 यूज, अभी तो दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कैसे पता करें? तो उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ZnYP की वैल्यू हमें पता है, तो हमारा ZnYP जो है वो ज्यादा होना चाहिए, कितने से? 10 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। हमारा ZnYP जो है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, 30, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक इक्वेशन बनाते हैं, है ना, इसे क्लियर कर देते हैं। तो ZnYP शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू K, K से ज्यादा होना चाहिए, और 3K के आसपास इसकी ऑपरेटिंग वैल्यू। तो K की वैल्यू कितनी है? 10 है फिलहाल, K की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो 10 के हिसाब से यदि देखें तो Z कितना आएगा, तो Z को देखें तो 10 मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर, प्रेशर हमें रेंज दी हुई है क्वेश्चन में 0.7 से लेके 1.4 के बीच में हमें प्रेशर की लिमिट दे रखी है। तो अब आप इसमें से रेंज है प्रेशर की, तो आप इसमें से कोई एवरेज वैल्यू ले लीजिए, है ना, कोई भी वैल्यू लेके काम कर सकते हैं। तो 0.7 और 1.4 का एवरेज यदि करें तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब 1.05 इसका एवरेज आ जाएगा, है ना। तो 1 लेके चल सकते हैं, तो लेट 1 इसका एवरेज कर लिया, 0.7 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज प्रेशर को यहाँ पे आपने रख दिया, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 1440 दे रखी है क्वेश्चन में। तो हम देखें कि हमें विस्कोसिटी कितनी मिलती है ना। तो इसको जरा आप लोग भी सॉल्व करिए, 10 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 1440, तो ये आ गया आपका 0.0073, है ना, 0.0073, और ये कितना किस यूनिट में आया? ये kg पर मीटर सेकंड में आया, है ना, kg पर मीटर में आया। और kg पर मीटर सेकंड को जब हम पॉइस में बदलते हैं तो 10 से गुणा हो जाता है, और यदि सेंटी पॉइस में बदलते हैं तो 1000 से गुणा हो जाता है। तो 1000 से गुणा करने के बाद इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7.3 CP आ जाएगी, 7.3 CP आ जाएगी इसकी वैल्यू, करेक्ट। तो 7.3
से हमारी विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब हमें ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल सेलेक्ट करना है जहां पर हमारी विस्कोसिटी 7.3 से डाउन न जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास चार्ट है विस्कोसिटी टेम्परेचर की, विस्कोसिटी और टेम्परेचर के हमारे पास क्या है, चार्ट है। तो उन चार्ट को देखकर, तो आपको आपके पास डाटा बुक है, मशीन डिजाइन की डाटा बुक। तो चलिए मैं यहाँ पे डाटा बुक जरा खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। लेट आई एम ओपनिंग द मशीन डिजाइन डाटा बुक फाइल। सो मशीन डिजाइन डाटा बुक, मशीन डिजाइन डाटा बुक खुल गई। अब मैं इसे शेयर कर लेता हूँ। इसे जो शेयर कर देता हूँ, तो शेयर मशीन डिजाइन डाटा बुक। हाँ जी, डाटा बुक दिखाई दे रही है आपको? यस नो कर दीजिए जरा। हाँ जी, डाटा बुक दिख रही है? कोई भी एक जना बता दीजिए डाटा बुक, डाटा बुक हाँ सर, यस सर, दिखाई दे रही है। अब इस दिखाई डाटा दे रही है सर। आप दिख रही है। विस्कोसिटी चार्ट कैसे पहुंचे, फ्लैटिंग कंटेंट बियरिंग के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा फाइल को। तो करीब करीब मेरे ख्याल से ये फाइल होगी 479 नंबर पेज पर। ये आ गई विस्कोसिटी टेम्परेचर रिलेशनशिप, आपको दिखाई दे रहा होगा। यस तो अब इस विस्कोसिटी टेम्परेचर में आप देखेंगे कि एक एक्सिस पे तो विस्कोसिटी सेंटीपॉइस में है, तो इसीलिए मैंने सेंटीपॉइस वर्ड यूज किया है ना। और टेम्परेचर हमारा कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में दे रखा है 75। तो आप एक्स एक्सिस पे 75 लो, वाई एक्सिस पे विस्कोसिटी का एक आइडिया आपको मिल गया है कि विस्कोसिटी आपकी कितने से ज्यादा होनी चाहिए। अभी हमारा निकल के आया था कुछ कितने से ज्यादा होनी, कुछ आया था ना निकल के, 7 पॉइंट समथिंग आया था। तो चलो 5 और 10 के बीच में 7 ये हो गया, 7 को आगे बढ़ाते हैं और टेम्परेचर 75 है ना, टेम्परेचर 75, करीब करीब हम यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं आप किसी भी ग्राफ को ये काट ही नहीं रहा है ना, 7 CP और 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये किसी ग्राफ को काट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ZNYP की निकाली थी 10 मानकर, है ना। 10 के बाद 30 उसकी लास्ट लिमिट है, तो 30 मान के निकालिए। तो 30 मानने से वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो अभी 7 पॉइंट समथिंग CP है, तो 21 CP के आसपास आएगी, है ना, 21 CP। यदि ZNYP को हम 30 ले लें तो 21 CP करीब करीब यहाँ होगा। ये देखो 10 CP है ये, और 10 के बाद ये 2 लिखा है, मतलब ये 20 CP है, फिर ये 30 CP है। तो ये 20 CP 20 लगभग आसपास होंगे। तो ये 20 CP से एक लाइन ड्रॉ करिए जो 75 डिग्री सेल्सियस वाली वर्क लाइन को कट करे। तो 75 वाली लाइन ये आ गई। तो ये लाइन कौन से ग्राफ की है, ये लाइन आ रही है SAE 40 की आ रही है ना। ये देखो 21 CP पे 75 डिग्री सेल्सियस का ये वैल्यू है। 75 से आप ऊपर चलो, ऊपर चलते चलते 21 CP पे आप आ गए, यहाँ पे कहीं आ गए, है ना। तो यहाँ आ गए तो एक SAE 40 से बिलो है और SAE 50 से ऊपर है। तो मेरे ख्याल से SAE 50 जो ऑयल है वो इसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। जो हमारी वर्किंग कंडीशन है उसके हिसाब से SAE 50 जो है वो ऑयल ज्यादा, जैसे ऑयल की ग्रेड बढ़ती है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती है। आप यहाँ पे 50 ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम 50 लेके काम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हमारा पहला काम हो गया, सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट।
हमने लुब्रिकेंट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ऐसे ही सेलेक्ट कर लिया। अब देखो 75 सीपी पे 75 सीपी पे ऐसे ही 50 की जो विस्कोसिटी है वो कितनी आ गई, करीब 30 के आसपास आ गई है ना, 30 से थोड़ा सा ज्यादा है, 31 मान लेते हैं। तो अब हमारी विस्कोसिटी तो हो गई 31 सीपी, ठीक है। ऑयल हमारा हो गया ऐसे ही 50, टेम्परेचर वही है, तो हमारी विस्कोसिटी फाइनल हो गई 31 सीपी, ठीक है। अब मैं वापस बोर्ड पर चलता हूँ, इस फाइल को मैं फिलहाल पॉज कर देता हूँ एंड आई एम गोइंग टू अगेन एट बोर्ड। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अब मैंने सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट कर लिया SAE50, सेलेक्ट करना चाहिए, फाइनल हो गया। जेड फाइनल हो गई 31 सीपी लगभग। अब 31 को जब केजी पर मीटर 1000 का भाग दे देंगे 0.031 है ना। जेड की वैल्यू एन की वैल्यू प्रेशर हमारा 1.05। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए वैल्यू आती है इसकी 0.031 इंटू 1440 डिवाइडेड बाई 5 आ रही है इसकी वैल्यू। कितनी आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। देखो के क्रिटिकल वैल्यू है, 3K सेफ वैल्यू है, तो K की वैल्यू 10 है, 3K की वैल्यू 30 है, 30 से भी हमारी वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब हम सेफर साइड में, हम सेफर साइड में। तो SAE50 इज सुटेबल फॉर अस, ये तय हो गया। आपने चेक करके भी दिखा दिया कि ZNYP हमारा रेंज में आ रहा है, सो SAE50 इज सुटेबल फॉर अस। तो देखिए दो ही काम करने होते हैं, पहला काम होता है लुब्रिकेंट सेलेक्ट करना, तो ये तो हमने कर लिया। दूसरा काम देखिए, बस दो ही काम होते हैं मेरे डिजाइन में, पहला काम लुब्रिकेंट सिलेक्शन, दूसरा काम होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लो, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोई फ्रिक्शन के लिए अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, 33 डिवाइडेड बाई 10 to the power 8 ZN/P प्लस KF, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब देखो ZN/P तो आपने निकाल लिया, अभी 42.5 आया था आपका, कितना आया था 42.5, ये तो डायरेक्ट 42.5 रख दो आप। KF आपका 0.002 होता है, इसमें एक फैक्टर और हो गया D/C। अब देखो क्लियरेंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्लियरेंस को जनरली हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, 0.001 अज्यूम कर लेते हैं ना। तो D/C का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 0.001 R होता है ये रेडियस के फॉर्म में, तो D/C को हम R/C भी तो लिख सकते हैं, है ना। ये रेडियल क्लियरेंस की वैल्यू है। यदि हम डायमीटर क्लियरेंस की बात करें तो 0.002 R हो जाएगा, तो R/C जो है वो 1/1000 आ जाएगा। D/C कितना आ जाएगा, 1/1000 प्लस इतना 33/10 to the power 8। इसको आप सॉल्व करिए तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैं जरा कर देता हूँ, 33 इंटू 42.5, ठीक है। और ये 1/1000 नहीं आएगा, ये 1000 ऊपर आएगा, है ना, इंटू 1000 आएगा, क्योंकि 0.001 नीचे है तो 1000 ऊपर आएगा। तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1/10 to the power 8, ये आ गई वैल्यू 0.014, है ना, 0.014 प्लस KF की वैल्यू 0.016 फ्रिक्शन की फाइनल 0.016 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया 0.016। तो देखा आपने, जैसे ही आप लुब्रिकेंट फाइनल कर लेंगे आपका फ्रिक्शन निकल जाएगा, और फ्रिक्शन निकलने के बाद फिर तो एक मिनट के काम है,
क्या करना है उसके बाद? हीट जनरेटेड निकालना है, डिसिपेटेड निकालना है। तो हीट जनरेटेड क्या होती है? 10 बाई एनटी, है ना। अब एनटी टी जो है वो टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है? यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क होता है एफ डब्ल्यू आर, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो 2 टी और इसको किलोवाट में बदलना हो तो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये किलोजूल पर सेकंड। तो अब पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि एन पता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट डब्ल्यू पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 13,500। जर्नल की रेडियस पता है, डायमीटर 80 mm दे रखा है। तो आप हीट जनरेशन बड़े आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जरा आप सब लोग हीट जनरेशन निकालिए ना। तो हीट जनरेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? बाई 240 फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपका डब्ल्यू आपका 13,500 है, रेडियस आपकी 40 mm है, डिवाइडेड 6। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी हीट जनरेटेड आ जाएगी, है ना। तो देखिए मैं, आप भी सॉल्व करें, मैं भी कर देता हूँ। 2 पाई इंटू 1440 इंटू 0.016 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 10 to the power 6 1.302 है ना। तो देखिए मैं इसका आंसर लिख, Hg मेरा निकल के आ गया 1.2 किलो जूल पर सेकेंड। यदि से जूल में बात करें तो 1302 जूल पर सेकेंड एनर्जी जनरेट हो रही है, इतनी एनर्जी हीट जनरेट हो रही है। अब यदि इतनी एनर्जी डिसिपेट भी हो जाए तो हमारी बियरिंग सेफ है, अन्यथा हमारी बियरिंग क्या हो जाएगी? हीटअप हो जाएगी। तो अब निकालेंगे हीट डिसिपेटेड, और हीट डिसिपेटेड के लिए सी ए डेल्टा टी, सिंपल सा फॉर्मूला। सी होता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्वेश्चन में दे रखा है क्या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट? नहीं दे रखा है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को जनरली 1200 है ना वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। 1250 आप याद रख लो, जनरल वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, डाटा बुक में दी होती है। तो हमने सी अज्यूम कर लिया 1250 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस। एरिया बियरिंग का क्या होता है? एल डी, एरिया तो एल इंटू डी होता है। तो डी हमारा कितना दे रखा है? 80, डी तो 80 दे रखा है। अब ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में है तो इसको भी मीटर में लिखना पड़ेगा। तो 80 मिलीमीटर के मीटर कितने हो गए? 80 मिलीमीटर के मीटर हो गए 0.08, ये मीटर हो गए। ठीक है, डी हो गया। अब एल, एल कैसे निकालें? एल के लिए आपको क्या करना है? एल बाई डी का रेशियो अज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको प्रेशर तो पता है, प्रेशर कितना है? 1.05 डब्ल्यू बाई एल डी, डब्ल्यू पता है, प्रेशर पता है, डी पता है, तो एल निकल जाएगा, है ना। तो एल निकाल लीजिए आप कितना आता है। तो डब्ल्यू देखो 13,500 है, डिवाइडेड बाई 1.05 कर दिया और डिवाइडेड बाई 80 यानी कि डी से भी भाग दे दिया। तो एल की वैल्यू 160 आ गई, 160 mm लगभग। तो 160 mm को हमने मीटर में बदल दिया तो ये हो गई 0.16, ये एल हो गई। एल डी, ये दोनों मिला के एरिया हो गया। अब सी ए डेल्टा टी। अब डेल्टा टी कैसे निकले? डेल्टा टी के लिए बियरिंग टेम्परेचर, देखो डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। डेल्टा टी बताता हूँ आपको निकालना। डेल्टा टी निकालने के लिए सिंपल है, डेल्टा टी होता है टीबी माइनस टी ए। टीबी मतलब बियरिंग टेम्परेचर, टी ए मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब हमें क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो दिया है लेकिन बियरिंग टेम्परेचर नहीं दिया है ना। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी ए दे रखा है, तो टीबी माइनस टी ए जो होता है वो हाफ ऑफ टीओ माइनस टी ए भी होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे टीओ क्या है? ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो हमारी बियरिंग कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रही है? 75 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्वेश्चन में दे रखा है क्योंकि हमने विस्कोसिटी चार्ट में भी जो टेम्परेचर लिया था वो 75 लिया था। तो ये हो जाएगा हाफ
75 माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है कितना 30, नहीं दे रखा हो तो आप एटमॉस्फेरिक 30, 25, 35 जो भी आपको अज्यूम करना है वो आप अज्यूम कर लीजिए, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो लगभग ठंडों में 25 और गर्मियों में 40 तक 45 तक चला जाता है, तो एवरेज वैल्यू 30 आप अज्यूम कर लीजिए। तो ये डेल्टा टी आपका कितना आ गया 75 माइनस 30 45, 45 बटे 2 22.5 आ गया आपका डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप 22.5 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.5। तो देखो हीट डिसिपेटेड में एक तो आपको सी अज्यूम करना पड़ा 1250, एरिया आपने एल डी ले लिया, ध्यान रखिएगा ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है इसलिए एल और डी मीटर में यूज की गई है, और डेल्टा टी आपका 22.5 डिग्री सेल्सियस आ गया इस फॉर्मूले से टीवी माइनस टी वाले से। तो अब आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए, आप भी सॉल्व करिए मैं भी करता हूँ। तो ये कितना आता है देखते हैं, 1250 इंटू 0.08 इंटू 0.16 इंटू 22.5, ये आ रहा है हमारा 360 जूल्स पर सेकेंड। जूल्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वॉट में अज्यूम किया है ना, ये जूल्स पर सेकेंड यूनिट है। तो अब देखो हमारी हीट कितनी जनरेट हो रही है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीट कितनी जनरेट हो रही है 1302, और हीट डिसिपेट कितनी हो रही है 360। तो क्या बियरिंग सेफ है? हीट जनरेट ज्यादा हो रही है डिसिपेट कम हो रही है, तो बियरिंग सेफ नहीं है, बियरिंग इज नॉट सेफ। तो अभी कितनी हीट डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों हीट का, 1302 में से 360 घटा दीजिए, तो 1302 माइनस 360 कितना आ गया 942 आ गया इन दोनों का डिफरेंस, है ना। तो अब मैं जरा से क्लियर कर दूं, वो 1302 है या 360 है। देखो एच जी तो 1302 आया, जूल्स में बात हो रही है अब, जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, और एच डी जो आया आपका वो 360 आ गया मान लो, तो डिफरेंस जो आ गया वो आ गया आपका 942, है ना, डिफरेंस एच जी माइनस एच डी, तो ये 942 आपका डिफरेंस आ गया। ये हीट डिसिपेट नहीं हो पा रही है, तो इसको डिसिपेट करने के लिए, क्योंकि बियरिंग को यदि सेफ रखना है तो ये हीट आपको डिसिपेट करनी होगी, तो इसको डिसिपेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको बियरिंग को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है। ये जो कूलिंग अभी डिसिपेट जो हो रही है वो तो नेचुरल कूलिंग है, एटमॉस्फेयर में कोई चीज अपने आप ठंडी हो रही है, कूल हो रही है, वो नेचुरल कूलिंग है। तो नेचुरल कूलिंग से 360 जूल कूल हो पा रहा है, 942 फिर भी रह गया, तो उस 942 को हमको वाटर कूलिंग से या ऑयल कूलिंग से, रेडिएटर वगैरह कुछ अरेंजमेंट करके बियरिंग को कूल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम उसको वाटर कूलिंग कर रहे हैं या ऑयल कूलिंग कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, एमएस टी एमएस डेल्टा टी, यही होता है ना फॉर्मूला। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द वाटर, वाटर का मास है, यदि ऑयल से कूलिंग कर रहे हैं तो मास ऑफ द ऑयल है। देखो दोनों ऑयल डिफरेंट है, एक ऑयल जो बियरिंग में यूज हो रहा है जिसका टेम्परेचर 75 हो गया है, और ये कूलिंग अरेंजमेंट अलग से किया है, तो ये वाटर का मास है या ऑयल का मास है जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ये क्या है, एस स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है ना। यदि पानी वाटर से कूलिंग कर रहे हैं तो एक वाटर का इनलेट टेम्परेचर होगा, एक वाटर का आउटलेट टेम्परेचर होगा। तो आउटलेट टेम्परेचर ज्यादा होगा, इनलेट टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो जनरल अजम्पशन होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होना चाहिए, ना पानी का टेम्परेचर जो कूलिंग के लिए यूज हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री बढ़ जाए, उससे ज्यादा ना बढ़े, है ना। तो डेल्टा टी को तो हम 10 अज्यूम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर जो भी होती है वो आपको डाटा बुक से मिल जाएगी। यदि ऑयल है तो ऑयल की स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। तो जितने भी ऑयल हैं मिनरल ऑयल्स में, उनकी जो स्पेसिफिक हीट है वो करीब करीब 1.95 किलो जूल होती है, तो 1950 जूल मान सकते हैं, है ना। तो उसको 1950 अज्यूम कर लेते हैं एस को। ये अजम्पशंस आप दिमाग में भर लो कि डेल्टा टी ना दिया हो 10 मानना है, एस ऑयल मान लो यूज कर रहे हैं कूलिंग के लिए, तो एस को 1950 मानना है ना। अब एम क्या है, मास ऑफ द ऑयल, ये हम निकाल लेंगे, ये 942, ये 942 है। तो अब इसको यदि आप सॉल्व करें
तो आपको क्या मिलेगा देखो, 942 डिवाइडेड बाई 19,500, तो m की वैल्यू हो गई 0.0483। m मतलब कूलिंग मास, कूलिंग ऑयल, ऑयल का कितना मास चाहिए पर सेकंड, कितना फ्लो होना चाहिए, तो ये ऑयल फ्लो हो गया 0.048, इसकी यूनिट क्या आई, केजी पर सेकेंड, मान नहीं रहा ना, पिटना चाह रहा है। केजी पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.898 केजी पर मिनट। क्या सोचो, तो पागल हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता टीवी है। के पीछे पड़ गई नहीं। एक मिनट बात मत करिए, कौन है, आंखें बंद करके। थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। सो m इक्वल टू हमारा आ गया 0.048, 2.878 किलोग्राम। माइक चल रहा है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्या किया हमने, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट किया, सिलेक्शन ऑफ द लुब्रिकेंट के बाद हमने ZnYP को चेक कर लिया कि वो 3K से ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है बढ़िया बात है जी, और थोड़ा बहुत कम भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, K से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 3K से थोड़ी बहुत बाउंड्री पे है, थोड़ी बहुत कम भी है तब भी चलेगा, आप सिलेक्शन ऑफ लुब्रिकेंट फाइनल कर लीजिए। फिर आप मैकी इक्वेशन से फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल लीजिए, उसके बाद आप हीट जनरेशन कैलकुलेट करिए, हीट जनरेशन आपकी 1302 आ गई, फिर आप हीट डिसिपेटेड कैलकुलेट करिए, 360 आ गया। यदि दोनों आप हीट जनरेटेड कम होता तो हमें एक्स्ट्रा कूलिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ Hg ज्यादा है इसलिए एक्स्ट्रा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, और एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए कितना ऑयल फ्लो करना पड़ेगा वो हमने निकाल लिया, 0.048 kg पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो kg पर मिनट, है ना। तो अब यदि इस क्वेश्चन में आपकी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन पूरा हो गया, देखो फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द कूलिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस देयर इज ए कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 942 kg, है ना, फॉर द रिमूवल ऑफ 942 kg हीट, and for that we will use either water cooling or we will use oil cooling. If we use oil cooling then oil flow rate will be this much kg per second. तो वो हमने सारा निकाल लिया है। प्रोसेस याद रखिए, ZnYP में ये ZnYP मेथड एक्सप्लेन किया मैंने आपको आज, और इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किए थे वो हमने टेबल्स के थ्रू किए थे, है ना, जिसमें टेबल्स के वैल्यू, तो दोनों मेथड हैं, उससे भी कर सकते हैं इससे भी कर सकते हैं। तो अब इस ZnYP मेथड में यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कर लीजिए। देखो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में मेन चीजें यही है, पेट्रोफ इक्वेशन, ZnYP मेथड, टेबल्स मेथड, है ना, यही सारे क्वेश्चंस आपके इसी कंसेप्ट से हो जाते हैं। सो एनी क्वेश्चन प्लीज। मैं जरा स्टॉप शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, आप लोग अनम्यूट हैं सब कि नहीं है? अब होता है, कोई क्वेश्चन हो तो जरा बोलें। सर न्यूमेरिकल से, हाँ बोलिए प्रयास। नहीं सर वो पूछ रहा है, पूछ ले। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर मेरा जो मतलब ये न्यूमेरिकल से अपार्ट क्वेश्चन है सर, जो हमारी डिजाइन बियरिंग होती है हाँ सर, उसके फेलियर्स के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं सर? बियरिंग फेलियर के, यस सर। देखो बियरिंग फेल जो होती हैं वो एक्स्ट्रा हीट जनरेशन से होती हैं, यदि आपने कूलिंग रिक्वायरमेंट को ध्यान से नहीं देखा यस सर। तो आपकी बियरिंग फेल हो जाएगी। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में आप देखें कि हीट जनरेटेड हमारी ज्यादा थी और हीट डिसिपेटेड कम थी, यस सर। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्रा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा बियरिंग डिजाइन में कि एक्स्ट्रा कूलिंग इज रिक्वायर्ड, और उसके लिए अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी उसमें, है ना। डिजाइन में आपको बताना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए आपको ये रेडिएटर लगाना है, इतनी कैपेसिटी का लगाना है, इतना ऑयल फ्लो होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियर में मेन चीज होती है विस्कोसिटी, कि आप कौन सा ग्रेड यूज कर रहे हो। यस सर। और वो जो बियरिंग मॉडुलस वाला पॉइंट है ना, वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। के सर लेस फ्रिक्शन वाला, हाँ लेस फ्रिक्शन वाला, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमें अपनी बियरिंग को उससे 3 गुने पे रखना है, लगभग 3K के आसपास। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमें 30 वैल्यू दे रखी है ना, वो हमें 3 गुने की दे रखी है, 3 टाइम्स, मतलब 3K की वैल्यू 30 है वो। यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन?
सर जो हीट डिसिपेटर में जो टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं सर, टीबी, टीए और टी नॉट सर, वो मतलब सर वो हाँ। कौन कौन सा टेम्परेचर से कहाँ के वो एक बार बता दीजिए सर। अच्छा, टेम्परेचर बताता हूँ, चलिए। तो चलिए मैं जरा सा इसको बोर्ड से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है। गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो जब तक ये दिमाग में नहीं रहेगा कि कौन सा टेम्परेचर कहाँ है, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, ये शाफ्ट है, और इसके ऊपर ये चलो बियरिंग लगी हुई है, ठीक है। ये बियरिंग है शाफ्ट के ऊपर, दिस इज द बियरिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऑयल के लिए स्पेस बना देते हैं, ऑयल फ्लो, है ना। तो ये तो हमारी हो जाती है एल, ये हो जाता है डायमीटर डी। तो एल बाई डी रेशियो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, जो भी है ना। यदि एल बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो, तो यहाँ से ऑयल आया, तो ऑयल क्या होगा, इसके अंदर फ्लो होता रहेगा शाफ्ट की पेरी पे, है ना। यहाँ फ्लो होता रहेगा ऑयल। तो लेंथ ज्यादा होगी तो देर से बाहर निकलेगा, तो साइड लीकेज कम हो जाता है। लेंथ ज्यादा होने से साइड लीकेज कम हो जाता है। और लेंथ यदि हमने कम कर दी तो ऑयल जल्दी जल्दी बाहर निकलता है ना। ऑयल जल्दी जल्दी बाहर निकलता है, इसका मतलब हीटअप होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। ऑयल वहीं पड़ा रहेगा तो उस ऑयल के हीटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हीट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लेंथ डिजायरेबल नहीं होती, है ना। हीट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लेंथ डिजायरेबल नहीं होती, कम लेंथ डिजायरेबल होती है। लेकिन जैसे ही आप लेंथ को रिड्यूस करते हैं तो इसकी जो लोड कैपेसिटी W होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दोनों के फायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिया। एल बढ़ेगा तो लोड कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन हीट जनरेशन वाली क्वालिटी घट जाती है, और एल कम होने से हीट जनरेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है, लोड कैपेसिटी की क्वालिटी घट जाती है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था कि टीबी, टी नॉट और टीओ, है ना, टीबी, टी नॉट और टीए, ये तीनों टेम्परेचर कहाँ कहाँ के हैं, तो देखो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। ऑयल अंदर चला गया, है ना। अब ऑयल यहाँ पे ऑयल है, शाफ्ट रोटेट हो रहा है, तो वहां पे फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन की वजह से इस ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ऑयल का जो टेम्परेचर है वो तो टीओ है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, वो तो टीओ है। वो हमें क्वेश्चन में 75 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, करेक्ट। ठीक है। एक बात क्लियर हो गई, टीओ। अब आते हैं टीए, मतलब एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर तो ये वाला हिस्सा है ना, बियरिंग से जो टच हो रही है, एयर जहाँ पे फ्लो होके आ रही है, ये एयर फ्लो है बाहर में। बियरिंग के बाहर का पेरीफेरी का जो हिस्सा है वो आपका एटमॉस्फेयर है, टीए, ठीक है। अब आते हैं टीबी, बियरिंग का टेम्परेचर क्या है, तो बियरिंग की सरफेस का टेम्परेचर है ये। टीबी जो है वो बियरिंग सरफेस का टेम्परेचर है। अब सरफेस मतलब यदि आप सरफेस देखें तो बियरिंग सर्कुलर है ना, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो उस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो पॉइंट है, जो टेम्परेचर है, मान लो मैं दिखाऊं तो ये वाला हिस्सा हुआ, ये बियरिंग की सरफेस है ना, ये बियरिंग की सरफेस है, चारों तरफ से है जो ये, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। हाँ, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ये टीबी है, ठीक है। तो अब टीबी और टीबी को और ठीक से समझने के लिए आप ये समझो कि जितनी थिकनेस है बियरिंग की जो थिकनेस होगी ना कुछ, तो उस थिकनेस में आप कोई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ले लो व्हील का, बीच का, तो वो आपका बियरिंग का टेम्परेचर यानी टीबी है। समझ में आ गई बात। तो सबसे ज्यादा टीओ 75 है, टीए जो है वो 30 है, और हमें जब क्वेश्चन में चाहिए होता है टीबी माइनस टीए। अब टीबी माइनस टीए दिया नहीं है तो उसको हाफ टीओ माइनस टीए से हम ये मान के चलते हैं कि बियरिंग की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 75 और 30 का डिफरेंस का आधा होगा। मतलब एवरेज ले लेते हैं कि अंदर में 75 है, बाहर 30 है, तो बियरिंग सरफेस का क्या होगा, एक अंदाजा, मोटा अंदाजा ले लेते हैं। तो 75 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। दैट इज द केस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया तो क्या लेंगे, टीबी माइनस टी कि टी नॉट माइनस टी? चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन, कुछ आगे नहीं लिखा है। नहीं सर, अगर सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है कि, तो क्या मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो, बियरिंग को कूलिंग करने के लिए वाटर, मान लो हम वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर का एक इनलेट टेम्परेचर होगा टीआई और एक आउटलेट टेम्परेचर होगा टीओ।
तो टीओ माइनस टीआई वो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा फॉर द कूलेंट, है ना, यदि कूलेंट की बात हो रही है तो। और यदि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है तो फिर आप उसको टीबी माइनस टी एज्यूम करिए, है ना, सर आप इसको टीबी माइनस टी एज्यूम करिए। सर अतिशय को अनम्यूट कर दीजिए। अतिशय का भी एक डाउट है सर। हाँ मैं खोलता हूँ अभी, है ना, मैं अभी जस्ट इसको ओपन कर दे रहा हूँ। अतिशय है, यस सर। अतिशय है, रोल नंबर क्या है? 16 सर 16। कोई कर देता हूँ अनम्यूट कॉल। हाँ आप बताइए, खुल पाए अतिशय? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर एक्चुअली जो आपने विस्कोसिटी पहले 7 पॉइंट कुछ निकाली थी, फिर सर बाद में सर आपने कुछ टेबल में से वो ग्राफ में से कुछ करा था, तो वो विस्कोसिटी आपने 0.0 करके कुछ कर दी थी। हाँ विस्कोसिटी चेंज कैसे हुई थी सर? हाँ अच्छा, चेंज क्यों हुई थी वो आप जानना चाहते हैं ना? चलिए मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता दीजिए थोड़ा सा, मुझे याद आ हाँ, जाए। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। तो देखिए, मैं आपको बोर्ड तो दिखाई पड़ ही रहा है ना? यस सर। हाँ बस बोर्ड पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। देखो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ आपको। ये ग्राफ मैंने आपको बताया था मैकी का, ये वाला पॉइंट के कहलाता है, ये वाला पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट है, ठीक है। तो जेड एन वाई पी जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऑपरेटिंग पॉइंट का 30 दे रखा है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो 3K माना जाता है। तो 3K की वैल्यू 30 हो गई एक तरह से। तो 3K की वैल्यू 30 हो गई तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 10। यस सर। तो मैंने विस्कोसिटी 10 के हिसाब से कैलकुलेट की थी, तो मेरी 7 पॉइंट समथिंग सीपी आई थी, ठीक यस है, सर। 7.21 सीपी आई थी मान लो। तो आप विस्कोसिटी को, ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 7.21 सीपी बहुत ही क्रिटिकल वेलोसिटी विस्कोसिटी है, मतलब इस पॉइंट पे काम करना खतरे से खाली नहीं है। आपको काम तो इस पॉइंट पे करना था ना। तो यदि इस पॉइंट की विस्कोसिटी 7.21 है तो इस पॉइंट की विस्कोसिटी 3 गुनी आएगी। कितनी आएगी? 3 गुनी आएगी। आप 30 से निकाल के देख लो। देखो यहाँ पे 10 से ये z इक्वल टू 30 इंटू पी होगा, यहाँ 10 इंटू पी हो रहा है, तो ये 3 गुनी तो आएगी। 10 का 3 गुना 30 है। यस तो सर। विस्कोसिटी यदि यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग है तो यहाँ पे 7 3 या 21 पॉइंट समथिंग हो जाएगी ऑपरेटिंग वाले पॉइंट पे विस्कोसिटी, है ना। तो इसलिए मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट की विस्कोसिटी 21 लेकर के लुब्रिकेंट सेलेक्ट किया था। ओके सर। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। यस। और वो जो पॉइंट में बदला था वो तो यूनिट चेंज करी थी। ये सीपी में है, सीपी में कोई चीज दी हुई है, मान लो 7 सीपी है, और 7 सीपी को यदि मुझे केजी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, केजी पर मीटर सेकंड, इसमें यदि चेंज करना है तो 1000 का डिवीजन होता है ना, 7/1000